तो मिक्सचर ऑफ हाँ, टू टू सब्सटेंस। सब्सटेंस, टू और मोर हो सकता है। और क्या पॉइंट बता सकते हो सोल्यूशन के बारे में? मिक्सचर आर टू टाइप्स। होमोजेनस होना चाहिए, ये बहुत की पॉइंट है, क्योंकि होमोजेनस मतलब जो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो फिर हर जगह प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा। और जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन के बारे में, वो हर जगह वैलिड नहीं रहेगा फिर। इसीलिए होमोजेनस यानी यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद तो वो सिंगल फेज सिस्टम, वो होमोजेनियस है, इसी से आता है। सिंगल फेज मतलब इट मींस दैट द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम थ्रू आउट द सिस्टम। क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है पूरा, इसीलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होना चाहिए सोल्यूशन के। और थर्ड पॉइंट है द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब ये जो सॉल्यूशन का होमोजेनियस नेचर को मतलब इंटैक्ट रख के हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा वेरी कर सकते हैं, फिर भी उसको सॉल्यूशन रहना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और मैं बाद में वो स्कैन करके भेज दूंगा पीडीएफ बना के, और वो सब याद कर लेना है एग्जाम के लिए। वैसे इसमें समझने की ज्यादा जरूरी नहीं, इतना ही है कि वो अगर सोचो कि जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसका साइज अगर बड़ा हुआ, तो फिर क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट करने का कोशिश करेगा। और अगर प्रेसिपिटेट करने का कोशिश करेगा तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। समझ समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, इसीलिए वो पार्टिकल का साइज इतना रेंज में होना चाहिए। उससे मतलब इस रेंज से बड़ा होगा तो फिर वो दूसरा टाइप का हो जाएगा। मतलब उसके बाद आएगा कोलॉइड। कोलॉइड से भी ज्यादा हो गया तो फिर मतलब सैंड वाटर जैसा हो जाएगा, कि नीचे पूरा सॉल्वेंट है जो मतलब होमोजेनस नहीं रहेगा। सॉल्वेंट पूरा नीचे हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा। वो हमको नहीं चाहिए, हमको होमोजेनस चाहिए। और उसके बाद एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जिसमें पानी होता है, नॉन एक्वस मतलब जिसमें पानी नहीं होता है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? सर जिसमें सिंगल सल्यूट हो। ओनली हाँ, टू बाइनरी मतलब कंपोनेंट। टू टू कंपोनेंट। हाँ, जैसे बोला था शुरू में ही कि सॉल्यूशन कैन हैव टू और मोर कंपोनेंट्स। अगर टू कंपोनेंट हुआ तो बाइनरी, टू कंपोनेंट से ज्यादा हुआ तो नॉन बाइनरी। फिर मिसिबल इमिसिबल ये सब तो पता होगा। और पार्शियल इमिसिबल, ये सब का सॉल्यूशन का टाइप है। तो बेसिकली इसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है वो है परसेंटेज। हम किस मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालें? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या पता है आप लोगों को? कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? सर किसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। हाँ, ये हुआ एक। और क्या मतलब सॉल्यूशन में क्या वो तो बताओगे? मतलब जैसे डेंसिटी, डेंसिटी भी एक टाइप का कंसंट्रेशन है, जो मतलब सॉल्यूशन में भी हो सकता है, फिर किसी भी सब्सटेंस सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन के बारे में कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है जो सिर्फ सॉल्यूशन में होता है। वो सॉलिड में या गैसेस में आप डिफाइन नहीं कर सकते वैसे। जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी के बारे में कुछ पता है? यस सर। हाँ, तो क्या है? सर अच्छा, मास नहीं ऑफ पता है? सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम मिलीलीटर। वो तो ग्राम पर मिलीलीटर हुआ, उसको डेंसिटी कहते हैं। हाँ, हमने नंबर कहा ऑफ मोलरिटी। हाँ, तो बोलो नंबर बोलो। ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
into नहीं सर, 1000. मोलैरिटी ना, मोलैरिटी उसमें मोल है, तो उससे दिमाग में आना चाहिए कि मोल के बारे में कुछ है। इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, मोल्स पर लीटर, इससे आता है मोलैरिटी। समझा ना? ये मोलैरिटी है. हाँ। फिर उसके बाद बहुत सिमिलर और एक चीज है मोलैलिटी। एक में आर है, इसमें एल है, तो मोलैलिटी क्या होगा, कोई गेस? The number of moles of solute over mass of solvent in kilograms. हाँ बिल्कुल। और एक चीज बता सकते हो, मोलैरिटी अगर टेम्परेचर हम वेरी करेंगे तो मोलैरिटी में क्या होगा? सोचो किसी का मोलैरिटी कुछ है, सपोज 1 मोलर है, और हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फिर उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी में क्या फर्क होगा? हम और कुछ वेरी नहीं कर रहे। सर इंक्रीज होगी। क्यों? मोलैरिटी में कोई इफेक्ट होगा टेम्परेचर का. क्यों, मतलब रीजन बताओ। तो मास वॉल्यूम फिनोमिना है. देखो मोलैरिटी मतलब क्या है, मोलैरिटी आर वाला बोल रहा हूँ, हाँ, उसमें क्या है, मोल्स पर लीटर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम सॉल्यूट कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, तो एवाक्सु हम अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक गए गए हैं। मैं बाद में स्कैन करके भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। तो मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में बताया। आपको पता है कुछ मोलैरिटी मोलैलिटी? यस सर, पता है। हाँ तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मोलैरिटी मतलब है मोल्स, मतलब मैंने क्वेश्चन किया कि मोलैरिटी मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। एक मोल्स पर लीटर, एक मोल्स पर किलोग्राम। तो हमने टेम्परेचर वेरी किया, एक टेम्परेचर वेरी करने पे मोलारिटी पे क्या इफेक्ट होगा और मोलालिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये है क्वेश्चन। तो आपके दोस्त ने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलारिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो आप क्या इससे मतलब डू यू एग्री विद दिस? अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अगर करते हैं तो क्यों? मुझे रीजन चाहिए। नो सर, आई डोंट एग्री विद, क्योंकि सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि सर उस पार्टिकल के काइनेटिक जो वो करेगी सर, वो रेशियो में नंबर ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कम हो जाएगी तो मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना बाकी लोगों? तो सिग्नल नहीं था इसके बाद में शायद. अच्छा अच्छा, फिर से बता रहा हूँ। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है डिनोमिनेटर में वो बढ़ेगा, न्यूमरेटर सेम रह रहा है। तो मोलैरिटी क्या हुआ, वो रेशियो है, न्यूमरेटर एक ही रह रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, कम हो जाएगा ना? यस सर। हाँ बिल्कुल। राधिका समझ गए? यस सर. हाँ ठीक है। अभी मोलालिटी के बारे में बताओ। एक सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलालिटी पे क्या असर होगा? Masses does not change with change of temperature. मास तो सेम रहेगा। और नीचे क्या है, मतलब ऊपर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। एग्रीड? Yes sir.
तो मोलालिटी भी सेम रहेगा, समझ रहे? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब अगर पूछे कि गिवन एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बाकी जो कंसंट्रेशन टाइप है ना उसमें जेहेतु वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब टेम्परेचर में डिपेंडेंट है। इसीलिए टेम्परेचर अगर अदल बदल हो गया तो फिर वो मोलारिटी और जो बाकी जो पढ़ने वाला हो जिसमें वॉल्यूम का टर्म है वो मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन मोलालिटी पे दोनों ही मास है, उसमें टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है, याद रखने का है। और उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ पता है? नॉर्मल Number of gram equivalent of a solute over volume of solution in liter. हाँ हाँ ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट से आपका क्या समझते हैं? मतलब इक्विवेलेंट क्या है? हेलो? Yes, sir. हाँ पता है इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? No, sir. अच्छा, तो सर ग्राम्स ऑफ नॉर्मेलिटी और सोल्यूट, हाँ बोलो बोलो। सर ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो इक्विवेलेंट। हाँ हाँ ठीक ही है। मतलब इफेक्टिव नंबर कितना, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में तो एटम्स नहीं आयंस ही देखते हैं। तो तो सोचो NaCl, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, वो अगर पानी में आपने डिजोल्व कर दिया तो फिर क्या होगा? NaCl पानी में डिजोल्व होकर क्या बनता है? कुछ आइडिया? Na पॉजिटिव आयन डिस्ट्रीब्यूट कर। आयन आयन हो जाता है, हाँ। मतलब सर एन NaCl, हाँ सर एन और में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, आयन बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब Na प्लस और Cl माइनस, दो आयन, एक मॉलिक्यूल NaCl से दो आयन बनता है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो आपने एक एक मोल NaCl 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया तो फिर उसका मोलरिटी क्या होगा? 1 मोलर, क्योंकि 1 मोल NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। और आपने पानी में डिजोल्व किया, लेकिन आपने मोलरिटी पे एक्सप्रेस किया, लेकिन आयन तो उसमें उसका दुगुन है ना, उसका ट्वाइस नंबर ऑफ आयंस उस सॉल्यूशन में है। और कैलकुलेशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मैटर करता है, नंबर ऑफ कितना मॉलिक्यूल्स आपने पहले दिया था उससे ज्यादा मैटर करता है इफेक्टिव कितने नंबर ऑफ आयंस है। इसीलिए नॉर्मेलिटी इसलिए मोलरिटी से ज्यादा इफेक्टिव है। नॉर्मेलिटी क्या होगा कि NaCl, एक NaCl से दो आयन बनता है, इसीलिए एक एक मोलर मतलब ट्वाइस नॉर्मल होगा। सिमिलर केस से मतलब आप अगर कुछ दूसरा आयन सोचो, सपोज MgOH, तो फिर उसमें कितना आयन बनेगा? Mg पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो एक एक MgOH से कितना आयन बनेगा? सर 2 Mg। 3 बनेगा, 3। 3 क्यों समझ में आ रहा है? MgOH, यस हाँ सर। Mg2 प्लस और 2OH माइनस, तो 3 आयन बने। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ यस तो सर। एक मोलर MgOH सॉल्यूशन है, तो वो कितना नॉर्मल MgOH सॉल्यूशन बना? सर क्या पूछा?
suppose you have 1 molar MgOH2 solution. So each MgOH2 breaks down into 3 ions, 1 Mg2 plus and 2 OH minus. So what is the normality of 1 molar MgOH2 solution? What was in case of NaCl? Like NaCl breaks down into 2 ions, इसलिए 1 molar मतलब 2 normal. MgOH2 3 ions, so 1 molar मतलब 3 normal. समझ गए? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो समझ गए ना? No, sir. किस में दिक्कत आ रही है? वो MgOH2 में? So normality नहीं आ रहा मुझे सर. नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, नॉर्मेलिटी मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो आपके पास कितना दिया है? 1 लीटर सॉल्यूशन वो कांस्टेंट है समझ लो, और उसमें आपने 1 मोलर MgOH2 डिसॉल्व किए. तो आप आयोनाइजेशन पता है ना आपको? हेलो, हेलो राधिका, Yes, sir. आयोनाइजेशन पता है ना? No, sir. अच्छा अच्छा, आयोनाइजेशन का मतलब जो मॉलिक्यूल है ना, जो आप पानी में जब डिसॉल्व करेंगे, जो मॉलिक्यूल है आप पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तब वो आयंस में टूट जाते हैं. जैसे NaCl जब बोला, NaCl ब्रेक्स डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Na कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Na सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है. तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और सोडियम इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से क्लोरीन में जाता है तो सोडियम से सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है और क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव आयन बनता है, जिसको क्लोराइड आयन बोलते हैं. ये समझ में आया ना? Yes, sir. अच्छा, आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है? एटम, न्यूक्लियस? सर हाँ, तो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पता है ना? Yes, sir. ये भी नहीं पता? But तो न्यूक्लियस, तो एटम में होता क्या है? एटम में क्या क्या चीज होता है? electron, मतलब proton and electron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आपकी लेवल में इतना ही जरूरी है. और इलेक्ट्रॉन क्या कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में? वैल्यू नहीं, बस नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, ये बताओ. तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, ठीक है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन है, उससे पता चलता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. वैसे ही नाम किया गया था क्योंकि वो चार्ज न्यूट्रल है. और मास के बारे में कुछ पता है? ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताया, मतलब किसका मास के क्या, मतलब यूनिट AMU पे बताओ. मतलब AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एक प्रोटॉन का मास, जैसे वैसे मतलब कैसे बोलूं, जो एटम का है ना, एटम का स्ट्रक्चर, सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है और एटम का पूरा मास सेंटर न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. ये जब आप एक एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस, जैसे सोलर सिस्टम को समझो, हमारे बीच में जो सन है उसको न्यूक्लियस समझो, और ऐसे सोचो कि सन इतना मैसिव है कि हमारे मास मतलब कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. वैसे सोलर सिस्टम में ऐसे नहीं है.
लेकिन एटम एटम पे जब आप जाओगे तब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, वो +1 यूनिट ऐसे पकड़ते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरा न्यूक्लियस पे रहता है, एकदम सेंटर पे, पूरा एटम का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे समझो। और उसके चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं ना, तो वैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो फिर क्या हुआ? एटम वैसे तो न्यूट्रल होता है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, वो चला गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेम रहा अमाउंट, तो फिर नेट चार्ज कितना होगा? सर जीरो। नेट चार्ज पॉजिटिव होगा ना सोडियम पे, एक इलेक्ट्रॉन Yes, सोडियम sir. से चला Yes. गया। हाँ, राधिका समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला और पास में क्लोरीन बैठा है, तो क्लोरीन पे भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले था, तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से निकला वो क्लोरीन पे जाके बैठ गया, तो फिर क्लोरीन पे नेट चार्ज कितना होगा? एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया क्लोरीन पे, तो Negative. हाँ Then बिल्कुल, activa. इसको ही आयोनाइजेशन कहते हैं, समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ऐसे NaCl से एक Na+ बना, एक Cl- बना, सेम तरीके से MgOH2 से एक Mg2+ बनेगा और दो OH- बनेगा। इसका मैकेनिज्म समझ रहे हो कि Mg से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला और OH- वैसे बना कि MgOH2 है, पानी में दिया, पहले Mg+ और नहीं MgOH+ और एक OH-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन MgOH2 से निकला और OH- निकल गया, और वो इलेक्ट्रॉन OH पे मतलब समझ रहे हो ना, NaCl से Na+Cl- बनने के जैसा। Yes, sir. और उसके बाद और एक बार आयनाइजेशन होगा MgOH+ से Mg2+ और OH- मतलब Mg2+ एक बना और दो OH- आयन बना, ये समझ गया Yes, sir. राधिका? Yes, sir. हाँ, तो कितने आयन बने? कितने आयन बने? फोर। तीन, एक Mg2+ और 2 OH-, समझ Yes, गए? sir. Yes, sir. हाँ, इसको ही आयनाइजेशन कहते हैं। मतलब आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, मॉलिक्यूल आप पानी में दिए या फिर कोई भी ऐसे मीडियम पे दिया है जिसमें आयनाइजेशन होता है, तो उसके लिए वो आप जब थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन आयोनाइजेशन होता है, ये तो समझ में आ गया ना कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कैसे आयोनाइज करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पहले वो एग्जांपल बताया कि एक 1 मोलर NaCl से 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन मतलब 2 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन है, क्योंकि 1 NaCl गिव्स 2 आयंस। वैसे 1 मोलर MgOH2 सॉल्यूशन का मतलब 3 नॉर्मल MgOH2 सॉल्यूशन है, क्योंकि 1 MgOH2 मॉलिक्यूल गिव्स 3 आयंस। इतना समझ में आया राधिका? Yes, sir. हाँ, तो यही सबसे ये सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। उसके बाद और एक चीज है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी सिमिलर चीज है। वो आप जब आयंस, हेलो, ऑडिबल हो?
या ऑडिबल। अच्छा, तो फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है, फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब suppose if 1 liter of solution contains 1, 2 and x gram formula mass of dissolved solute, the concentration of the solution will be 1 formol, 2 formol and x formol respectively. ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl आपको मतलब Na का मास है 23 और Cl का मास है 35.5, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल जाएगा कि 58.5 ग्राम है। So 1 liter of 1 formol NaCl solution contains 58.5 gram of NaCl। मतलब ये भी सिमिलर चीज है, आपको मोलरिटी और फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी बताया, फॉर्मेलिटी भी एकदम सिमिलर चीज है, समझ गए ना? Yes, sir. और उसके बाद मोलरिटी तो बता दिया, और एक चीज होता है जो आप एकदम पहले जो बताए थे कि डेंसिटी के साथ जो एनालॉजी ला रहे थे ना, कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट एट दैट टेम्परेचर। तो आप डेंसिटी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, तो लिक्विड के लिए भी आप, सॉल्यूशन के लिए भी आप अगर डेंसिटी लिखोगे तो उसको आप कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे, मतलब ग्राम्स पर लीटर, वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं इसे, कि आपने इतना ग्राम NaCl लिया, इतना लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इतना ग्राम पर लीटर। समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो अब एक बहुत बड़ा पार्ट आता है न्यूमेरिकल में, एक कॉन्सेंट्रेशन टाइप से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टाइप में कन्वर्ट करने का। मतलब सपोज आपको मोलरिटी दिया है, आपको बोला कि नॉर्मेलिटी निकालो, उसका ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन निकालो और मोलरिटी निकालो। मोलरिटी के लिए डेंसिटी भी लगेगा, तो आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे? मतलब सपोज यू हैव 1 मोलर NaCl solution, तो how do you find out the normality of that solution? Anyone? वन मोलर, हाँ बोलो। नॉर्मेलिटी का हमें 1 मोल NaCl सॉल्यूशन दिया है, तो इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा सर, इसका नॉर्मेलिटी हम निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी बेसिकली मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में कन्वर्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब जो पहले वो आयोनाइजेशन का पूरा किस्सा बताया वही, मतलब एक NaCl से 2 आयन बन रहे हैं, Na+ और Cl-, तो 1 मोलर NaCl मतलब 2 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन। वो तो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये पहला टाइप है, ये टाइप इजी होता है। और सिमिलरली आपको सपोज मोलरिटी दिया है, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन, 1 मोलर NaCl solution, फाइंड आउट द ग्राम पर लीटर वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द NaCl solution. between molarity and molality. 1 मोलर मतलब ही 1 मोल NaCl है 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये बात बहुत जरूरी है, मोलरिटी पे सॉल्यूशन है, मोलरिटी पे सॉल्वेंट है डिनोमिनेटर में, ये बात भी याद रखने। तो न्यूमेरिकल में इसलिए मतलब ये छोटा छोटा चीज अगर आप समझ गए ना, तो फिर आप बहुत सारे बुक में देखेंगे कि डायरेक्ट बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला करके दे दिया। हम कभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं करते थे। मतलब आप अगर बेसिक डेफिनेशन पता है, तो फिर बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो फिर आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लोगे फॉर्मूला। मतलब ये पार्टी साइंस है, फॉर्मूला याद करना साइंस नहीं है। फॉर्मूला याद करना तो एग्जाम में पास होने के लिए करते हैं, जो एक्चुअल साइंस है वो है समझना, वो आपको करना है।
तो आपको डेफिनेशन पता है, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन दिया है, आपको मोल्स पर लीटर पता है, तो आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स पर लीटर। क्या करना है, नीचे तो लीटर सेम ही है, उसमें कोई हाथ नहीं देना है, सिर्फ ऊपर में मोल से ऊपर में ग्राम्स लाना है। मोल से आप ग्राम्स कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl? कौन बताएगा? सर नंबर बाय वो थोड़ा मतलब इट इज गेटिंग द क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप आंसर अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके सर। हाँ Sir, I need the ionization too. हाँ, आप आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। 1 molar NaCl solution is equal to what is the concentration in gram per liter of that same NaCl solution? हाँ, तो ये ठीक ही है, एवाक्सू ने ठीक ही लिखा है, तो आप आंसर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना है? 1 ही है, 1 मोलर NaCl दिया है, और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ आइडिया? सर सोडियम का होता है 23 और सर क्लोरीन का होता है, हाँ, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करो कितना होता है? 23 प्लस 35.5 कितना होता है? 58.5। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है 1, मोलर मास पता है 58.5, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 into 58.5 मतलब 58.5। और ऐसे क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स से आपको ग्राम में मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स मतलब आपको 1 पता था, अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है 58.5 ग्राम। तो मैंने क्या पूछा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन ग्राम पर लीटर, नीचे तो लीटर सेम ही है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कुछ मतलब सेम ही रहेगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। समझ गए? यस सर। राधिका, Yes, sir. राधिका, चंदन, Yes, sir. चंदन समझ गए? नो सर। अच्छा अच्छा, ये ऑनेस्टी बहुत जरूरी है साइंस में, ये नो सर ना, ये बताना बहुत जरूरी है। तो कौन सी पार्ट में समझ में नहीं आया आप बताओ? एवाक्सू ने जो लिखा है ना चैट बॉक्स में, वो उससे आप डू यू एग्री विद दैट? यस सर। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन रिपीट करो तो। सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया, समझ क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि आपको 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन दिया है, आपको बताना है कि व्हाट इज द ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सेम NaCl सॉल्यूशन। आपको क्या कैसे निकालना है? समझ गए क्वेश्चन? यस सर। हाँ, अब बताओ। आपको एवाक्सू का जो इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू डाल के देखो, मतलब आपको क्या दिया है? मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल्स पर लीटर। आपको क्या पूछा गया है? ग्राम पर लीटर। अब आप तो देख रहे हैं कि भाई दोनों फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, लीटर इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें आपको कुछ हाथ नहीं देना है, सिर्फ न्यूमरेटर में काम करना है। न्यूमरेटर में क्या दिया है आपको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या पूछा गया है? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल से ग्राम कैसे निकालना है वो तो एवाक्सू ने बता दिया चैट में, तो उसमें वैल्यू प्लग इन करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो वैल्यू प्लग इन करो। आपको दिया है 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1 मोल इन 1 लीटर।
सीधी बात। और नीचे 1 लीटर ही दिया है तो उसमें तो हाथ नहीं देना है, तो 1 मोल इन 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। ठीक है। यस सर। अब मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है ये बताया ना, कैसे निकालना है। यस सर। हाँ, कितना होता है NaCl का मोलर मास? 23 23 Na का हुआ, और Cl का प्लस 35.5। वो वैल्यू Yes, sir. सब वो याद हो जाएगा, जब जितना न्यूमेरिकल करोगे वो वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा, वो इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए है। एग्जाम में ज्यादातर समय वो लिख भी देगा क्या क्या वैल्यू है। तो बेसिकली Na का मास लेना है, Cl का मास लेना है, एक ही Na है एक ही Cl है NaCl में, इसीलिए एक बार Na ऐड करना है, एक बार Cl ऐड करना है। एक बार 23 ऐड किया, एक बार 35.5 ऐड किया, तो 23 प्लस 35.5 कितना होता है 58.5। ठीक है। Yes, तो मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 इंटू 58.5 कितना होता है? 58.5. हाँ, तो क्या मिल गया हमको? वेट ऑफ सॉल्यूट 58.5 ग्राम मिल गया। अब आप क्वेश्चन को फिर से सोचो, आपको दिया गया था कि 1 मोल से कितना ग्राम है निकालने का, वो तो आपने निकाल लिया, तो बस वैल्यू बिठा दो और आपको आंसर आ जाएगा कि 1 मोलर NaCl का मतलब 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। अब पता, अब समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ ठीक है। और एक थोड़ा सा जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो है मोलरिटी टू मोलालिटी कन्वर्ट करने का। ये आपको इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपको दिया है मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, इन वॉल्यूम नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें आपको कौन सी दिशा में काम करना है, बस ये सोचो। वो पहले जो मोलरिटी से ग्राम पर लीटर के बारे में जो लगाया था ना जो लॉजिक, सेम लॉजिक से सोचो, आपको किस में काम करना है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, या दोनों में? वॉल्यूम से मास को चेंज करना। वॉल्यूम से मास, ठीक बताया। क्योंकि ऊपर में जो मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो सेम ही है दोनों में। ठीक है। अब वॉल्यूम से मास, इतना वॉल्यूम से मास में जाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ये बताओ, मतलब इस क्वेश्चन में क्या चीज हमने नहीं बताया जो आपको लगेगा ही? सर डेंसिटी। डेंसिटी, बिल्कुल। और डेंसिटी के लिए ये बात जरूरी है कि आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए आपको डेंसिटी किसका लगेगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लगेगा कि नहीं? पहले क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उससे आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे पहले। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम से। डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है? ऐड सब्ट्रैक्ट, कोई मास ओवर वॉल्यूम। मल्टी मास इनटू वॉल्यूम। मास इनटू वॉल्यूम का क्या मतलब है? डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है सर। हाँ बिल्कुल, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको क्या पता है? वॉल्यूम पता है, डेंसिटी दिया गया है, तो आपको मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? सर क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन। वो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आपने ठीक ही बताया शायद, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपने ये बताया राधिका तो ठीक ही बताया। अब तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मास निकला। लेकिन किसका मास निकला? आपको क्या निकला? मतलब वो मल्टीप्लाई करके आपको किसका मास पता चला? मास ऑफ सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, समझ गए ना राधिका? क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन निकला हमें?
Yes, sir. लेकिन आपको क्या लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, क्या पूछा है? सर मास ऑफ Solvent. सॉल्वेंट। Mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये समझ में आ रहा है ना कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। आपको सर पूछा गया मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन से सबट्रैक्ट करना है। ये बात समझ गया ना? यस सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मास ऑफ सॉल्यूट आपको सबट्रैक्ट करना है उससे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कहां से मिलेगा? सर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, वो आपको मतलब कहाँ से निकल, ये सब डेटा है ना, वो कहाँ से पता चला? आपको सिर्फ क्या क्या दिया गया है, मोलरिटी और डेंसिटी, बस, और कुछ नहीं दिया। उससे आपको पता चल जाएगा ना। यस सर। बाकी लोग समझ गए? No, sir. ऑनेस्टली बताओ। हाँ No, यस sir. सर। हाँ, तो राधिका क्या दिया है? मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता करना आपने क्या क्या निकाल लिया। आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट भी जरूरी है, क्योंकि आप टोटल मास से वो सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है? आपको दिया गया है मोलरिटी, तो एक वॉल्यूम, वो उस पर्टिकुलर 1 लीटर वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपको मोलरिटी से ही पता चल गया ना। Yes, sir. ये समझ गए? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब जो सेम इक्वेशन हम पहले लगाए थे, इवाक्सू ने जो इक्वेशन चैट में लिखा, वो सेम इक्वेशन हमको फिर से लगाना है। आपको मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे जो कंपाउंड दिया है। वैसे NaCl होगा तो 58.5, कोई अगर कंपाउंड अगर होगा तो आप अलग होगा तो आप मोलर मास उसके लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको मोलरिटी से पता है, उससे आप मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट फिर से मिल जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया आपको, आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन पहले ही निकाल के रखा है, याद है ना? Yes, sir. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट आप अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल गए? तो solvent का weight. एकदम। तो आंसर पता चल गया ना क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको क्या, और आपको क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या किस में काम करना है आपको? न्यूमरेटर देखो, आपको जो दिया गया है मोलरिटी, उसका न्यूमरेटर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना है मोलरिटी, उसका भी न्यूमरेटर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसमें कोई काम नहीं करना है, वो तो सेम ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो निकालना है उसका डिनोमिनेटर में दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसमें आपको काम करना है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या निकल गया आपको? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकल गया, आपको निकलना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ, हाँ, तो आपको कुछ चीज सबट्रैक्ट करना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन से आप मास ऑफ सॉल्यूट सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैसे पता चलेगा? फिर से याद करो, आपको दिया गया है मोलरिटी। मोलरिटी का न्यूमरेटर में ही दिया है कि कितना मोल्स वो सब्सटेंस आपको दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स से वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है वो तो पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। मोलरिटी से ही आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चला है। मोलर मास जो कंपाउंड दिया गया है उसका मोलर मास आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे।
वो सिर्फ एडिशन करके जैसे करते हैं वैसे कैलकुलेट कर देंगे, उससे आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको आपने पहले निकाल के लिया था। आप वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ बोलो। वेट ऑफ सोल्यूट क्यों निकालना पड़ रहा है मतलब? हाँ, क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है आपको? मोलैरिटी से मोलैलिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोलैरिटी, ऐसे मोलैलिटी में आपको काम एक्चुअली क्या करना है? मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी पे क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। वो डिफरेंस देख रहे हो ना, एक में है सॉल्यूशन, दूसरे में है सॉल्वेंट। ये डिफरेंस पता चल राहुल? यस सर। इसीलिए आपने मास इनटू आपने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लिया। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आप कैसे निकालेंगे? मतलब आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये बताए तो। यस सर। हाँ, तो आपने टोटल मास पता कर लिया। आपको पता करना है एक कंपोनेंट का मास। तो फिर क्या करना है? टोटल से जो बाकी जो कंपोनेंट है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जिस कंपोनेंट का मास चाहिए वो रहेगा ना। समझे राहुल? सर रिपीट करना ही नहीं लग रहा मुझे। जैसे अच्छा, सॉल्यूशन को हमें पता लगे तो हम सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का कैसे पता लग करेंगे कि हमें सॉल्वेंट का निकल जाएगा सीधा उससे माइनस करके? सॉल्यूशन में क्या होता है ये बताओ। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन का मास निकल गया पहले ना, उसमें हाँ, से सॉल्यूशन हम का, सॉल्यूट माइनस कर देंगे, तभी हमें सॉल्वेंट का मिल जाएगा। वही तो बता रहा हूँ। सॉल्यूट कैसे निकालेंगे सर हम? हाँ, वही बताया तो सॉल्यूट आपको दिया क्या गया है? दिया गया है ना, मोलैरिटी दिया है, ये तो पता है। यस सर। हाँ, तो मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस वॉल्यूम में कितना है वो पता है। ठीक है। यस सर। हेलो राहुल। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। और सॉल्यूट क्या है वो भी क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्यूट क्या है, NaCl, MgOH2, कुछ कुछ अलग, मतलब KOH, कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूट का जो फॉर्मूला है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, उससे आप मोलर मास निकल सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है मोलरिटी में। मोलर मास आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया कि नहीं, दोनों में मल्टीप्लाई करके? यस सर। हाँ, तो समझ गए आपका कोई डाउट? यस सर। हाँ, ऐसे ही जाना है। मतलब वो जो फॉर्मूला दिया है ना, फॉर्मूला रट के, मतलब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ज्यादा। मतलब एग्जाम के पहले आप चाहो तो याद कर सकते हैं अगर स्पीड बढ़ाना है, लेकिन फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो सोच के एक एक स्टेप करेंगे, धीरे से हो जाएगा एकदम फुल्ली 100% कॉन्सेप्ट समझ के। ठीक है, फॉर्मूला आपको रटना है तो आप रट सकते ही है, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी एक फैक्टर होता है। आप अगर उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है तो फिर लगा सकते हैं। लेकिन मैं कभी फॉर्मूला नहीं रटता था, यही बताने का मतलब। जरूरी नहीं है, आप अगर कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो आप खुद बना सकते हैं। तो 7:55 है, कितना तक है? 8:30 तक है ना क्लास? यस सर। हाँ, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताया? आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन का डेफिनेशन तो सबसे पहले बताया, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन का टाइप्स और कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। और एक और कुछ कॉन्सेंट्रेशन का टाइप है जो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ रहता है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है?
एनी आइडिया? The total number of moles. अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन सर रेशियो। हाँ, रेशियो, ठीक है। और मतलब डेफिनेशन और भी बेसिक। रेशियो तो एक ही चीज हुआ, मतलब आपको पूछा गया कि पानी का मतलब क्या होता है, आपने बोला कि पानी मतलब वाटर, ऐसे बताएंगे तो क्या होगा? आपने एक ही चीज का दूसरा नाम बता दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको आपसे डेफिनेशन मतलब बेसिक चीज है, जितना बेसिक जाओगे उतना ज्यादा अच्छा समझोगे। तो बेसिक क्या चीज है? मतलब सपोज मेरे पास एक केक है, केक को हमने चार हिस्से में डिवाइड किया, उससे हमने एक हिस्सा उठा लिया, तो फिर हमको कितना फ्रैक्शन ऑफ द केक मिला? 1/4। 1/4। यही फ्रैक्शन है। आपको कितना हिस्सा मिला डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ हिस्से बने थे। और इसमें असम्पशन क्या है? मतलब ये जो फ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया ना कि नंबर ऑफ पार्ट्स इन अंडर कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, इसमें एक असम्पशन है। कोई बता सकता है क्या है? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। हमने ये एज्यूम किया कि हर पार्ट को इक्वल साइज का होना चाहिए। अगर सपोज कि एक केक को हमने 4 टुकड़े में ही डिवाइड किया, लेकिन एक पार्ट बहुत छोटा है, दूसरा पार्ट बहुत बड़ा है, तो उसमें हमारे पास सपोज हम 4 दोस्त बैठे हैं, मैंने बोला कि हम 4 हिस्से में बांटे हैं, हम एक पार्ट उठा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताया कि एक पार्ट बहुत छोटा है, एक पार्ट बहुत बड़ा है। हमने बड़ा पार्ट उठा लिया अपने लिए और अपने दोस्त के लिए छोटा पार्ट छोड़ दिया, तो फिर ये मतलब ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है ना। मतलब इसको क्या आप बोल सकेंगे कि हमने 1/4 ऑफ द केक उठाया? नहीं बता सकते है ना, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। ये फ्रैक्शन का बहुत बड़ा एजम्पशन है कि नंबर ऑफ पार्ट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब सपोज हमने पूछा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ केक हमको मिला, तो नंबर ऑफ पार्ट्स जितना मिला 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स, मतलब 4। अगर इक्वली नहीं हुआ तो फिर वैसे फ्रैक्शन डिफाइन नहीं कर सकेंगे। समझ गया ना? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब आप बताओ। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता चल गया, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? Number of moles upon total number of moles. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, मतलब सब सपोज बॉक्स नहीं, छोड़ो, एक रूम, हम जिस रूम में है, रूम में सपोज एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट हम बता रहे हैं। सपोज 3 मोल नाइट्रोजन है तुम्हारे पास, 2 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ 3 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल CO2। दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब N2, O2 और CO2 हर चीज का मोल फ्रैक्शन बताओ। N2 का मोल फ्रैक्शन क्या है? 3/5. 3/5। O2 का? 2/5. 2/5. हाँ, और CO2 का? 1/5. 1/5. ये सबको पता चल गया। राधिका, आपको पता चल गया ना? राधिका, एवक्षु, सबको? सर 1/5 कैसे होगा? इसमें तो टोटल 6 मोल्स बन रहे हैं। 3 + 2 + 1 6 मोल्स। सॉरी, हाँ ठीक है, 6। ठीक ही बताया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बाकी लोग भी सिली मिस्टेक किया होंगे शायद, मैंने देखा नहीं ठीक से। चंदन, राहुल समझ गए? मतलब Yes, N2 का sir. मोल फ्रैक्शन N2 का कितना हुआ? 3/6, O2 का 2/6, CO2 का 1/6। ये समझ गए सब?
यस सर। हाँ बिल्कुल। तो यही हुआ मोल फ्रैक्शन। मतलब अब हमने जो केक के बारे में जो बताया उसको आप केक फ्रैक्शन बताएंगे। हमने मोल में बना दिया तो आप उसको मोल फ्रैक्शन बताएंगे। सेम चीज है, प्रॉब्लम में भी ऐसे ही दिया जाएगा कि आपके पास इतना मोल ए है, इतना मोल बी है, इतना मोल सी है। ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको सबसे पहले इस डेफिनेशन को और क्या चीज है, कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आपको अगर पूछेगा कि इसमें इंटर कन्वर्ट करो, इसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो इसका मोलारिटी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आप जब आपको आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यस, ये जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना पहले। उसके बाद अच्छा, टेम्परेचर के बारे में क्या, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से कुछ होगा? टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो फिर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अलग हो जाएगा, जो क्वेश्चन दिया था उसमें। तो सर, क्यों? सर आपने बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो रहा, ऊपर में भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज होगा, इसीलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये सब समझ गए? एग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। और एक चीज है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को आप क्या समझते हैं इससे? मतलब आपको सुनने के बाद पहला रिएक्शन क्या होता है? सर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में डिसॉल्व कर देना। एकदम। तब 1 मिलियन पार्ट, मतलब आप एक सॉल्यूशन को आप अगर 1 मिलियन पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट अगर सॉल्यूट सिर्फ एक पार्ट में हुआ, बाकी पार्ट अगर सॉल्वेंट में रहा, तो फिर उसको आप क्या करेंगे, 1 पार्ट पर मिलियन। वैसे ही पार्ट पर मिलियन का डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, 1 मिलियन का मतलब सबको पता है ना? यस सर। क्या है 1 मिलियन का मतलब, क्या है? 10⁻⁶। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। हाँ, तो पार्ट्स पर मिलियन भी समझ में आ चुका है शायद। तो आप जो जितना क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन बताया आपको, कोई लिस्ट कर सकता है क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन का टाइप बताया गया आज? मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। हाँ, वैसे ही, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी है। अब आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, आपको डेफिनेशन याद रखना है। इंटर कन्वर्शन का जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं भी कुछ थोड़ा भेज दूंगा, और थोड़ा मैं डिस्कस भी करूंगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स जैसे आज थोड़े थोड़े किए, वो एक आज तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स किए। आपको अब घर में क्या करना है, प्रॉब्लम्स करना है। हम प्रॉब्लम्स भेज भेज भी देंगे। और मैं और एक होमवर्क देता हूँ, जितना भी कन्वर्शन टाइप है ना, सब कन्वर्शन टाइप के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। बुक में आपको फॉर्मूला मिल भी जाएगा शायद, और आपको खुद भी डिराइव करना है, डेरिवेशन पूरा समझना है। और अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत आता है तो फिर पूछना है, ठीक है? मतलब मोलारिटी टू मोलालिटी वो तो बता ही दिया। उसके बाद जो भी पार्ट है कि मोलारिटी से नॉर्मेलिटी बता दिया, उससे पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोलालिटी से बाकी जो चीज है, पार्ट्स पर मिलियन से आपको मोलारिटी पता करना है तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें सब सब आपको समझ के पढ़ना है। तो प्रॉब्लम्स हम होमवर्क में देंगे, और नेक्स्ट दिन हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। तो इसके, हाँ, इसके बाद हम
सॉल्यूशन प्रोसेस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ये भी जरूरी है. When a solute dissolves in a liquid, the particles of the solute get distributed toward the solvent. This happens in 3 steps. मतलब ये सॉल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है? अब आप एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसमें 3 स्टेप्स होता है, ये आपको समझना है. पहला स्टेप है solute particles are separated from each other, causing expansion of the solute. It is an endothermic process as energy is required to separate the particles against their mutual forces of attraction. इसको आप क्या बताएंगे? आयोनाइजेशन हुआ ना, मतलब जो इंडिविजुअल एटम्स है मॉलिक्यूल्स में, जैसे NaCl का जो दोनों एटम्स आपने सेपरेट कर लिया सॉल्यूशन में देने के बाद, ये पहला स्टेप है, ये सेपरेशन. Na+Cl-, ये दोनों पार्ट अलग हो गए NaCl का, ये सेपरेशन पहला स्टेप है. इसको आप आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं. और एनर्जी के बारे में पता रखना है कि इसमें एनर्जी लगता है एंडोथर्मिक से आपको क्या पता चलता है? सर इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. बिल्कुल. और कन्वेंशन का एक कन्वेंशन है, पता है ना, एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक का कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन. एक को हम प्लस बताते हैं, दूसरे को माइनस बताते हैं. पता है क्या है? यस सर. एंडोथर्मिक को क्या बताते हैं, प्लस या माइनस? सर प्लस. हाँ, एक्सोथर्मिक का माइनस. तो वो जो एनर्जी का जो चेंज हुआ ना, इसका मतलब क्या होगा? जो आयोनाइजेशन होने के बाद एनर्जी लगा, मतलब बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब किया गया, तो फिर एनर्जी जो सिस्टम का है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा. इससे सब एग्रीड है ना? यस सर. सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा. यस सर. तो उस एनर्जी को बताते हैं एंथैल्पी. ठीक है, एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, H, कैपिटल H. तो अच्छा राहुल, आपने कुछ पूछा था, डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन? सर पार्ट्स पर मिलियन की. अच्छा ठीक है. पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ फिर से. इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. आप लोगों के किताब में ये सब है ना? सर मतलब सर है तो है, पर एक पार्ट लेंगे हम मिलियन पार्ट्स में से ना. हाँ, एक पार्ट मतलब क्या है? आप एक फिर से वो केक के बारे में सोचो. ये भी एक फ्रैक्शन है कि हमने एक केक लिया. सपोज हमने वो चार पार्ट में से एक पार्ट लिया, वो बताया था ना. तो उसको आप कितना बोलेंगे? पार्ट्स पर क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर 4 बोल सकते हैं. पार्ट्स पर 4 अगर बोलेंगे. यस सर. समझ गए? यस. पार्ट्स पर 4 Yes, मतलब हमने चार हिस्से में बटा, उसमें से हम एक पार्ट उठा लिया. इसको कहते हैं 1 पार्ट्स पर 4. वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन, हमने एक केक लिया, मिलियन पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से हम एक पार्ट उठा लिया, तो क्या हुआ? 1 पार्ट पर मिलियन. और इसमें केक के बदले में वो सॉल्यूशन है, एक ही चीज है. समझ गए? यस सर. हाँ ठीक है. तो अच्छा, सॉल्यूशन का पहला जो स्टेप है वो तो बता दिया कि डिसोसिएशन है, आयोनाइजेशन, जो भी बोलो. सेकेंड स्टेप है, इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर, causing expansion of the solvent. This makes room for the solute particles. It is also an endothermic process as energy is required to separate the solvent molecules against their mutual forces of attraction. मतलब पहले जो दिया उसमें सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल्स है वो उसका एटम सेपरेट होके आयन बना. मतलब NaCl का जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होके Na+ और Cl- बना. अब सेकंड स्टेप में जो होगा वो है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, मतलब H2O, मतलब पानी. हाँ, पानी का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई बता सकता है?
पानी में क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है? सर पानी में उसके दो तीन तीन टाइप की फोर्सेस लगती हैं, एक अपथ्रस्ट लगता है, एक उसके बीच विस्कस फोर्स लगती है, और जब उनके बीच हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से टकराएंगे, उनके बीच फोर्स आ जाएगी। आपने गलत नहीं बताया, लेकिन आपने जो बताया ना वो मैक्रोस्कोपिक चीज में है, मतलब आपने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं बोला। ये जो विस्कोसिटी, थ्रस्ट, ये जो है ना, ये सब क्यों होता है इसका भी आप एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ोगे तो भी आपको मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में जब जाएंगे तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मॉलिक्यूलर लेवल में थोड़ा और डिटेल चीज है, मतलब विस्कोसिटी, थ्रस्ट, ये सब बाद में आता है। इसके कारण ये विस्कोसिटी, अप थ्रस्ट, जो भी चीजें है वो सब आता है। क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल के बीच H क्या होता है, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। आप मतलब आप तो सोच सकते हैं कि H2O में बोल रहा हूं, HOH, मतलब एक ऑक्सीजन है बीच में, दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ मतलब H से भी जितने दोनों तरफ H है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर H लगा तो दोनों ही H है, दोनों का H से सेम ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ से, मतलब फोर्स ऑफ मतलब दोनों H से ही सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हुआ ना? यस सर। तो आप बोलोगे कि मैं खड़ा हूं, मतलब सोचो कि आप ऑक्सीजन हो, आपके दोनों दोस्त हाइड्रोजन है, और दोनों दोस्त आपको, एक दोस्त आपको जितने फोर्स से दाई तरफ खींच रहा है, आपका दूसरा दोस्त उतने ही जोर से आपको बाई तरफ खींच रहा है, तो फिर आप क्या मूव करोगे? फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नहीं। नो सर। हाँ, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। नो सर। तो फिर आप बोलोगे कि सर वाटर में तो फोर्स ऐसे कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, फोर्स तो नहीं लगना चाहिए। तो आपको कुछ रीजन समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? कोई? ठीक है, मैं बता रहा हूं। अब आप सोचो कि आपके दोनों दोस्त तो खड़े हैं, लेकिन आपके एग्जैक्टली हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ, तो सोचो कि आपके दोस्त पहले में, हाँ एक बार कट गया था वो, इसलिए बोला डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर से आप पहले क्या बताया कि आपके दोनों दोस्त दोनों तरफ खड़े होकर आपको इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन उससे तो फोर्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा, बिल्कुल आप जैसे के तैसे खड़े रहेंगे। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के H2O मॉलिक्यूल के बीच में एक डाइपोल मोमेंट होता है, और दोनों H2O मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इससे तो ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आपने ऐसे किया कि आपके दोस्त आपके हाथ ऐसे साइड में नहीं करके आप थोड़ा सामने की तरफ थोड़ा सा ला के दिए। ऐसे क्या हुआ, एक मतलब दोनों दोस्त अब आपको खींच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट नहीं, आपने दोनों हाथ को थोड़ा सा सामने की तरफ लेके आए। समझ गए ना? यस सर। तो फिर क्या होगा? आपको आप पे फोर्स नेट लगेगा कि नहीं? सर लगेगा, यस नेट सर। फोर्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और H2O में सेम चीज होता है, लेकिन फोर्स सामने के मतलब पुलिंग फोर्स के बदले में पुशिंग फोर्स होगा। क्योंकि बहुत बता रहा हूं, मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें आपको आपके दोस्त लोग खींच रहे थे, लेकिन इसमें आप है ऑक्सीजन और दोस्त है H तो ऑक्सीजन को खींचेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, उसका वो ज्यादा ताकत है उसमें।
H में उतना ताकत नहीं है, इसलिए क्या करेगा, H का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपने तरफ खींच के लाएगा। मतलब आपको आप हाथ दिए हैं, थोड़ा सा एकदम साइड में नहीं करके थोड़ा सा सामने की तरफ, और आपके दोनों हाथ पे आपके दोनों दोस्त पकड़े हैं, आप वो दोनों दोस्त को अपने तरफ खींच रहे हैं वैसे, तो दोनों दोस्त तो मूव करेंगे। H2O में भी बिल्कुल ऐसा होता है, उसमें एक डाइहेड्रल एंगल होता है, वो एंगल हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं हो रहा, वो क्या 109.5 डिग्री जैसा कुछ होता है, वो आप देख लेना। मतलब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, वैसे नहीं होता। आप अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, तो फिर H2O के जो ऑक्सीजन है उसमें 2 लोन पेयर्स होता है। लोन पेयर का मतलब पता है किसी को? यस दो सर। इलेक्ट्रॉन दे सकता सर। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लोन पेयर थोड़ा सा ज्यादा है उससे। मतलब H2O में ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताओ, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का? सर 6। 6, बिल्कुल। तो 6 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर ऑक्सीजन से एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन गया? एक गया ना? हेलो? यस सर सर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बॉन्ड में ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन? एक सर एक ऑक्सीजन का, हाँ एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, लेकिन बॉन्ड तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए तो फिर ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड में बटा गया? 2 ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन तो दोनों बॉन्ड में चला गया। ये बात सबको पता चल रहा है ना? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो इनिशियली 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहा? 4। 4। 4। 4 मतलब कितना पेयर हुआ? 2। सर 2 लोग। हाँ, 2 लोन पेयर्स, हाँ इसको ही लोन पेयर कहते हैं। वो लोन पे, अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये लोन पेयर में ना रह के तो ऐसे भी हो सकता था कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ आके गया, कि हम पेयर में क्यों बांट रहे हैं, हम तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ही बना सकते थे, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? ये पेयर का क्यों होता है, ये जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मतलब स्पिन का फैक्टर है इसमें। स्पिन मतलब एक प्लस हाफ स्पिन, एक माइनस हाफ स्पिन, ये सब क्या आपको पता है किसी को? No, sir. नो सर। अच्छा अच्छा, बाद में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोन पेयर है ना, आप इलेक्ट्रॉन पेयर में क्यों लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बाद में रहेगा। लेकिन ये सबको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है यहाँ पे, लोन पेयर। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि लोन ट्रिपल कर दिया शायद। आप बोल सकते हैं कि हमने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचा कि 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन अलग से ले लिया। मतलब ग्रुपिंग का जो इतना कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, सिर्फ लोन पेयर वाले कॉम्बिनेशन रहेगा। और लोन पेयर करने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया तो फिर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। वैसे कंपाउंड भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं उसको, और उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे। लेकिन लोन पेयर जो है उसको वो समझ में आ गया ना, लोन पेयर, बाकी ग्रुपिंग नहीं चलेगा। वो क्वांटम थ्योरी जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। तो 2 लोन पेयर हुआ। अब आप दोनों लोन पेयर इमेजिन करें कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर भी है, तो इफेक्टिवली ऑक्सीजन का कितना हाथ हुआ यहाँ? सर 4। 4 हाथ, ठीक। बाकी लोग समझ गए 4 हाथ क्यों हुआ ऑक्सीजन का? नो चंदन, सर। राहुल? अच्छा, ऑक्सीजन का दोनों हाइड्रोजन से हाथ है, अब दोनों लोन पेयर भी है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, तो 4 हाथ हुआ ऑक्सीजन का।
ये समझे? यस यस हाँ बिल्कुल। अब आप सोचोगे कि सर फिर तो 4 हाथ हुआ, 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा, तो फिर एक इक्वल फोर्स लगेगा, फिर से वो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्यों अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? अब आपको देखना पड़ेगा कि एक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड और दूसरा है ऑक्सीजन और लोन पेयर में रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा VACPR थ्योरी, उसमें आप पढ़ेंगे कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्शन, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। मतलब अगर इक्वल रिपल्शन होता तो HOH का जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्री हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता। अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो फिर बैलेंस्ड हो जाएगा फोर्स। ये तो नहीं बनना है, बैलेंस्ड हो गया तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स को। समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो वो लोन पेयर रिपल्शन मतलब इतना ज्यादा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन रहने ही नहीं देता। लोन पेयर ना ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर में दोनों लोन पेयर क्लाउड बन जाता है, दोनों लोन पेयर, और नीचे इसलिए उसमें रिपल्शन होता है और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। मतलब ऐसे सोचो कि आपने तो दोनों हाथ अपने दोस्त को दे के आप खींच रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा किसी ने बोझ किए दे दिया, शायद मतलब सोचो कि आपके सिर के ऊपर इतना ज्यादा बोझ दे दिया गया कि आप स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हाथ को। होता है ना? यस वो वही प्रेशर है लोन पेयर रिपल्शन का। इतना रिपल्शन का प्रेशर है कि वो ऑक्सीजन स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहा है वो बॉन्ड को, इसलिए वो बॉन्ड डिफॉर्म्ड होके वैसा एक 180 डिग्री से कम एंगल बना देता है। यही अगर 180 डिग्री नहीं बना तो फिर क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ये समझे कि नहीं? अनबैलेंस्ड फोर्स। यस सर। वो अनबैलेंस्ड sir. फोर्स को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने का कोशिश करेगा, और इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीजन में एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया और हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है? यस सर। हाँ। अब सोचो कि ये जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझने के लिए आप अब सोचो कि दोनों वाटर मॉलिक्यूल पास पास आए। अब पास पास में अगर आए तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन, वो वाटर मॉलिक्यूल में आपने समझ लिया कि एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड नेगेटिव है, एक डाइपोल मोमेंट है। तो आप दोनों डाइपोल मोमेंट को एक साथ लाएंगे करीब, तो फिर क्या हो सकता है? अब ऐसे समझो कि प्लस, मतलब सोचो कि नॉर्थ पोल, मतलब एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट सबको पता है ना, चुंबक। यस सर। तो चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये तो सबको पता होगा शायद, सबने, हम लोग सब खेलते थे, अभी भी, मैं तो अभी भी खेलता हूँ मैग्नेट से, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लस और माइनस एंड होता है, उसको मैग्नेट में हम प्लस माइनस नहीं बोल के नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ में जब करीब आता है तो फिर क्या होता है? रिपल्शन। साउथ में भी रिपल्शन। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये सबने पढ़ा है। यस यस सर. सर। चार्ज में भी ऐसा होता है कि नहीं? मतलब प्लस प्लस में रिपल्शन, माइनस माइनस पे रिपल्शन, लेकिन प्लस माइनस पे अट्रैक्शन होता है। यस सर. अभी आप सोचो कि वाटर मॉलिक्यूल पे तो हमने बोल दिया कि एक ऑक्सीजन पे माइनस है पार्शियल, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस है। तो अब आप सोचो कि दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप करीब लाए तो फिर क्या हो सकता है? अट्रैक्शन. रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो हमेशा घूम रहा है। रिपल्शन तो अनस्टेबल है, जब भी रिपल्शन होगा तो फिर वो घूम जाएगा, और घूम के जब भी वो घूम गया ना, तभी उसका अट्रैक्शन वाला एंड करीब आ गया, और जब भी अट्रैक्शन वाला एंड करीब आ गया, अट्रैक्शन का स्टेबल होता है। ये समझ रहे हो?
स्टेबल अनस्टेबल? हेलो, हाँ, तो रिपल्शन में अनस्टेबल हो रहा है और अट्रैक्शन में स्टेबिलाइज्ड हो रहा है, इसीलिए वो जब घूम के दोनों डिफरेंट चार्ज का जो एंड है वो करीब आया तो फिर वो स्टेबिलाइज्ड हो गया। इससे क्या हुआ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, हुआ कि नहीं? यस सर। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के करीब वजह से वो बहुत सारा ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इसीलिए अब आप फिर से लौट के आते हैं, ये वाटर के बारे में हुआ। दूसरे सॉल्यूशन में भी होता है, लाइक सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि अब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखेंगे वगैरह वगैरह तो उसमें आपको ऐसे डाइपोल मोमेंट नहीं दिखेगा। उसमें आपको क्या दिखेगा कि लोन पेयर नहीं है, दोनों हाथ आपके दोस्त ने इक्वल वो पूरा 180 डिग्री बना लिया और बैलेंस फोर्स हो गया, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांस नहीं है, फिर भी आपको अट्रैक्शन दिखेगा। क्यों दिखेगा? ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये सारे मॉलिक्यूल के बीच में आपको दिखेगा। इसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। ये आपको और भी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इतना आपको जान लेना है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स सब में होता है। ये सबसे वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। और ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन तो समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेप अब में आते हैं। हम बोल रहे थे कि 3 स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप था कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन हुआ। सेकेंड स्टेप है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग हो गए, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो अलग हो गए, वो कम हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट वो करीब थे, वो दूर दूर हट गए। तो दूर दूर हटने की वजह से क्या हुआ, उनके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ। और जो आपने जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स दिए थे, जैसे NaCl का या फिर चीनी का, जो भी दिए थे, वो क्या किया, जो स्पेस क्रिएट हुआ ना, वो स्पेस में जाके चुपके से बैठ गया। अब नया बॉन्ड क्रिएट हुआ। समझ रहे हैं आप? फॉलो कर रहे हैं? यस सर। हाँ। यस सर। तो पुराना बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों का पुराना बॉन्ड ब्रेक किया। एक है सॉल्यूट का बॉन्ड, एक है सॉल्वेंट का बॉन्ड। नया बॉन्ड किस में फॉर्म हुआ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। यही 3 स्टेप है। समझ में आ गया? सर हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं उसको? वो पानी में होता है। वो बताया ना कि वो लोन पेयर होता है ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर। तो वो लोन पेयर रिपल्शन जो है, उसके वजह से वो पूरा स्ट्रेट नहीं रह पाता वो बॉन्ड। मतलब HOH जो बॉन्ड एंगल है ना, वो क्या होना चाहिए था, 180 डिग्री, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से इतना रिपल्शन हो रहा है कि मतलब आपके सिर के ऊपर इतना प्रेशर दिया हुआ है कि आप हाथ को आप सीधा नहीं रख पा रहे ऊपर। मतलब इतना आपके ऊपर प्रेशर है, इसलिए वो हाथ एकदम सीधा के वजह से थोड़ा नीचे हो गया। समझे? यस सर। हेलो राहुल। हाँ, उसके वजह से क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ कि नहीं? मतलब एग्जैक्टली सीधा नहीं रहेगा तो फिर कैंसिल तो नहीं कर पाएगा। फोर्स कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों हुआ तो फोर्स कैंसिल होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब आप इक्वल फोर्स तो दे रहे हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगा तो फिर अनबैलेंस फोर्स रहेगा। वो अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही वो डाइपोल मोमेंट हुआ।
डाइपोल मोमेंट मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा? ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इसलिए ऑक्सीजन खुद की तरफ खींचने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। समझ गए? यस सर। राहुल यस सर। हेलो राहुल। यस सर। हाँ, और टाइम अप हो गया, हम थोड़ा सा रुको, वो इस पार्ट को खत्म करके हम छोड़ रहे हैं। हाँ, तो स्टेप 1 में बोला था कि मतलब ऐसे सोचो, मैं चैट में लिख रहा हूँ सोचो कि ये सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। और AB सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ये 3 स्टेप है। पहले आपको डिजॉल्व करने के बाद क्या हुआ, ए जो सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो घट गया, सॉल्यूट का जो पार्ट है वो आयंस में बढ़ गए। सेकेंड स्टेप क्या है, बीबी सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, मतलब सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको भी अपग्रेड, वो डिक्रीज हो गया और वो भी अलग हो गए, और उसका जो बीच में स्पेस क्रिएट हुआ वो अलग हो जाने की वजह से उसमें जो ए सॉल्यूट है वो जाके घुस गया। अब ए और बी के बीच में सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बन गया। ये 3 स्टेप है। ये समझ में आ गया? पूरा पिक्चर होना चाहिए दिमाग में। हाँ, तो आपको पता करना है कि इसका एनर्जी, मतलब पहले का एंडोथर्मिक है, उसको आप बोल रहे हैं कि एंथैल्पी 1, मतलब डेल्टा H1 AA। H2 BB और H3 AB। ये समझ में आ रहा है? H1 H2 H3 ये कुछ नहीं है, ये एंथैल्पी है, एनर्जी, वो मतलब वो बनने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है। एंडोथर्मिक है, पहला स्टेप एंडोथर्मिक है इसलिए H1 पॉजिटिव है, सेकेंड स्टेप भी एंडोथर्मिक है इसलिए H2 पॉजिटिव है, और थर्ड स्टेप जो है वो मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट जो वो एक्सोथर्मिक है इसलिए H3 नेगेटिव है। ये सबको पता चल गया? सर। हाँ, तो फिर फाइनली H ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल H आपको साइन के साथ आपको H1 प्लस H2 प्लस H3 करना है। इसको बोलते हैं, H को बोलते हैं नेगेटिव नहीं आएगा, आपने बोला तो एक्सोथर्मिक है। H3, हाँ H3 नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक। मैं बोल रहा हूं साइन के साथ, मतलब सोचो H1 है +10, H2 है +5, H3 है -10, हो सकता है ना? यस सर। हाँ, तो फिर आप H का वैल्यू क्या होगा? H1 +5, H1 है +10, H2 है +5, H3 है -10। तो H का वैल्यू क्या होगा? इससे साइन के साथ ऐड करना है, ये बोला, मतलब प्लस का वैल्यू लेके ऐसे नहीं बोला, साइन के साथ ही ऐड करना है। H1 का वैल्यू, H1 के जगह आप +10 बिठाओ, H2 के जगह पे आप +5 बिठाओ, H3 के जगह पे आप -10 बिठाओ, तो तीनों को आप जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 + 5 -10,
मतलब 10 + 5 + -10। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? +5। यही हो गया H ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज इन द सॉल्यूशन प्रोसेस। आज इतना ही है, और मैं जितना पढ़ाया हूँ वो आपको पिक्चर भेज के आपको भेज दूंगा, और कुछ प्रॉब्लम दूंगा। वो प्रॉब्लम हम आपको करना है, और नेक्स्ट दिन हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। बेस्ट ऑफ लक।